बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी, विद एग्जांपल्स आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगी उन टर्म्स को। इस वीडियो के अंदर जितनी टर्म्स कवर हो सकें, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बेसिक लिटरेरी टर्म्स जो हैं वो एलिट्रेशन, फर्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, एलिट्रेशन कहते हैं रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड या सेम वर्ड्स को भी हम एलिट्रेशन कहते हैं। कुछ पोएम्स, कुछ ड्रामास के अंदर हम लोग को एलिट्रेशन का टर्म जो है वो इस्तेमाल होती नज़र आई है। राइटर्स ने बहुत ज़्यादा एलिट्रेशन को यूज़ किया है। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन वो वर्ड या फ्राज होता है जो जिसका पहला सेंटेंस के अंदर जो पहला लेटर होगा ना, वो स्ट्रेस होगा। तो उसको हम रिपीट करते हुए देखते हैं। उसके अंदर किसी सेंटेंस के अंदर, किसी फ्राज के अंदर हम उसको वर्ड को रिपीट होते देखेंगे, या फिर साउंड को। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वर्ड्स रिपीट हों या लेटर रिपीट हों। साउंड जहाँ पर बेसिकली जहाँ पे साउंड रिपीट हो रही है ना, उसको हम कहेंगे एलिट्रेशन है। तो एक तो हो गया रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड या वर्ड्स। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे एग्जांपल में है बाबा बाबा ब्लैक शीप। तो इसमें जो वर्ड बा ये बी वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, तो ये स्ट्रेस्ड वर्ड है और फर्स्ट लेटर है। पहले तो हमने ये देख लेना कि ये स्ट्रेस्ड है और फर्स्ट लेटर है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। तो बी वर्ड इस्तेमाल हो रहा है बाबा बाबा ब्लैक शीप। तो बी वर्ड जो इस्तेमाल हुआ, स्ट्रेस साउंड इस्तेमाल हुआ था फर्स्ट लेटर के साथ, तो ये एलिट्रेशन यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं एलिट्रेशन के बारे में। जैसा कि हम कहें कि वर्ड्स जो हैं उनके दरमियान अगर सीक्वेंस आ रहा हो तो फिर वो क्या एलिट्रेशन कहलाएगी? जी बिल्कुल। अगर वर्ड्स के दरमियान जो सीक्वेंस आ रहे हैं ना, मतलब अरेंजमेंट नहीं है, अगर फिर भी वो सेम साउंड रिपीट कर रहे हैं, तो वो भी एलिट्रेशन होगी कि ये मस्ट फॉलो। इसको नहीं किया जाएगा कि जहाँ पर एक अरेंजमेंट के साथ इस्तेमाल हो रहे हों वर्ड्स, तो वही सिर्फ एलिट्रेशन है। नो, दिस इज़ मिस अंडरस्टैंडिंग। और दूसरी बात यह है कि जो सीक्वेंस जो है वर्ड्स के दरमियान नहीं होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि क्रुक्स कंस्पायर विद द काइंड किंग। यहाँ पर जो सी की साउंड इस्तेमाल हो रहा है वो के साउंड के साथ मैच कर रही है, यानी रिपीट हो रही है। मैं ऐसे लगता है जैसे क्रुक्स कंस्पायर विद द काइंड किंग, और सी की साउंड जो है वो के साथ जो है रिलेट कर रही है, यानी सेम रिपीट हो रहे हैं साउंड, तो हम इसे कहेंगे कि ये एलिट्रेशन यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। अब जो हमें थोड़ी सारी कन्फ्यूजन बनती है, एलिट्रेशन की रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो दो हैं, कॉन्सोनेंस एंड एसोनेंस। ये एलिट्रेशन की जो है रिलेटेड टर्म्स हैं, इसके साथ रिलेट करती हैं, मतलब सिमिलैरिटी में हम लोग इनको कंसिडर करते हैं। कॉन्सोनेंस क्या होता है और एसोनेंस क्या होता है, ये मैं आपको अलग-अलग इनका डिफरेंस बताती हूँ। कि कॉन्सोनेंस जो है उसके अंदर जो है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, और एसोनेंस जो है उसके अंदर वोवल साउंड रिपीट होता है। कैसे? कॉन्सोनेंस के अंदर ये है कि एलिट्रेशन की हमने फर्स्ट जो है उसकी देख ली थी कि फर्स्ट लेटर होगा किसी सेंटेंस का, किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर, और स्ट्रेस्ड वर्ड होगा। इसी तरह हमने कॉन्सोनेंस में क्या देखना है कि कॉन्सोनेंस के वर्ड के दरमियान के अंदर जो लेटर्स यूज़ हो रहे हैं वो सेम साउंड रिपीट कर रहे होंगे, तो वो हम कहेंगे कि कॉन्सोनेंस है। और एसोनेंस के अंदर जो वर्ड्स के दरमियान में जो वर्ड्स आ रहे, लेटर्स आ रहे होंगे ना, वो साउंड रिपीट कर रहे होंगे, सेम साउंड वाले होंगे, तो हम उन्हें कहेंगे कि ये एसोनेंस यहाँ पे इस्तेमाल हुई। इनकी एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल में है आ ट्रक फुल ऑफ अनलकी डक्स। तो इसके अंदर जो यू और सी के का जो साउंड और लेटर्स का इस्तेमाल हुआ है ना, रिपीट हुआ है, तो आ ट्रक फुल ऑफ अनलकी डक्स। यू सी के, यहाँ पर भी यू सी के और यहाँ पर भी यू सी के, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है, तो हम समझ लेंगे कि ये कॉन्सोनेंस टर्म जो है यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। एसोनेंस की एग्जांपल भी इसी तरह से समझ लेते हैं कि शी सीम्स टू बीम राइज टू सनशाइन विद द आइज ऑफ ग्रीन। तो इसके अंदर जो ईम ईम वोवल साउंड जो है ना रिपीट हुआ है, तो हम समझ लेंगे कि ये एसोनेंस है जिसके अंदर वोवल साउंड रिपीट हो रहा है। सीम, बीम, ग्रीन, इसके अंदर जो ई वोवल साउंड रिपीट हुआ है ना, तो हम समझ लेंगे कि ये एसोनेंस है, यानी एलिट्रेशन की जो रिलेटेड टर्म एसोनेंस है वो यहाँ पर यूज़ हो रही है। अब हमने बताना है कि ये जो टर्म है, बेसिक टर्म इसको कंसिडर किया जाता है कि एलिट्रेशन ये लिटरेचर में यूज़ क्यों हुई है। तो इसको जो राइटर्स थे वो अब अपने वर्क में इसलिए यूज़ करते थे ताकि ये एक म्यूज़िकल टोन पैदा करने के लिए भी यूज़ करते थे, और अपने वर्क्स जो है उनको ब्यूटीफुल बनाने के लिए भी एलिट्रेशन टर्म अपने वर्क्स के अंदर यूज़ की जाती थी।
होपफुली आप लोग को ये इसकी बेसिक टर्म एलिट्रेशन और उसकी रिलेटेड टर्म्स अच्छी तरह से समझ आ चुकी हैं। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, जो है एलिग्री। एलिग्री क्या होता है? एलिग्री बेसिकली जो है एक वर्ड या फ्राज होगा जिसके अंदर जो है पूरी कहानी का, पूरी स्टोरी का जो है हिडन थीम, मोरल थीम जो है उसके अंदर होता है। एक एलिग्री एक वर्ड होता है जिसके अंदर पूरी कहानी का कोई मोरल, स्पिरिचुअल या पॉलिटिकल मीनिंग जो है वो छुपा हुआ होता है, जो जिसको ना शायर जो है या पोइट जो है या राइटर वो ना अपने किसी अपने वर्क में जो करेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, जो इवेंट इस्तेमाल होते हैं, उनके ज़रिए ना वो अपना वो मैसेज जो है वो कन्वे करने की कोशिश करता है। अपना वो थीम, अपना जो मोरल होता है वो अपना मीनिंग वर्क का जो वो कन्वे करने की कोशिश करता है। मतलब बेसिकली जो राइटर्स जो हैं वो एलिग्री का इस्तेमाल क्यों करेंगे? ज़ाहिर सी बात है कि अगर वो कुछ अल्फाज या कुछ बातें अपनी कहानी को वाज़े अल्फाज में नहीं बता पा रहे तो वो एलिगरी का यूज़ करेंगे। एलिगरी की मतलब एक करैक्टरिस्टिक समझ लें कि एलिगरी को ना सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है ताकि जो सुनने वाला है ना वो ईजिली जो है ना राइटर के ना माइंड तक पहुंच जाए कि उसने ये वर्क किस लिए लिखा है, कि उसके थीम तक पहुंच जाए। तो एलिगरी जो है कि हिडन फॉर्म में लिखा जाता है, कोई वर्ड या फ्रास हो सकता है। अब हम लोग को मिसकंसेप्शन जो ये या कन्फ्यूजन पाई जाती है एलिगरी और सिंबलिज्म के दरमियान, कि एलिगरी जो है वो भी है कि वो हिडन मीनिंग अपने अंदर रखता है और सिंबलिज्म जो है वो सिंबल्स के थ्रू अपने मीनिंग हमें कन्वे कर सकता है। तो एलिगरी और सिंबलिज्म के दरमियान जो बेसिक फ़र्क है कि एलिगरी जो है उसके अंदर राइटर जो है सिंबल्स यूज़ करके अपना हिडन जो मैसेज है वो कन्वे कर सकते हैं, लेकिन सिंबलिज्म के को हम एलिगरी कंसिडर नहीं कर सकते। राइटर्स जो हैं वो एलिगरी जो है वो एक ह्यूज फॉर्म में भी लिखी जा सकती है, एक बहुत बड़े इसकी सीरीज़ भी, हम बुक्स भी लिख सकते हैं, बुक्स की सीरीज़ भी हमने देखी हैं। लेकिन जो सिंबलिज्म है ना उसके अंदर सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, उसको हम एलिगरी नहीं कंसिडर कर सकते। लेकिन एलिगरी के अंदर जो हम कह सकते हैं कि वो सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, या फिर राइटर किसी एक पेज के अंदर भी अपनी पूरी स्टोरी को एलिगरी फॉर्म में जो है वो अपने मैसेज को कन्वे कर सकता है। एलिगरी की जो बेस्ट एग्जांपल जो है एडमंड स्पेंसर की जो फेरी क्वीन लिखा है उसने वर्क, वो मॉरल एलिगरी जो है हमें देखने को एक पॉपुलर वर्क नज़र आता है। और जॉन विनियम का जो द पिलग्रिम प्रोग्रेस है वो रिलीजियस एलिगरी की बेस्ट एग्जांपल है। तो होपफुली आप लोग को एलिगरी सेकंड टर्म की भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट टर्म की तरफ हम मूव करते हैं कि एलूजन। एलूजन क्या होता है? कि एलूजन कोई ऐसा वर्ड या फ्राज हो सकता है जो हमें ना किसी चीज़ के बारे में रेफरेंस, ओपनली हम लोग को ना उसका रेफरेंस समझ आ जाता है कि ये वर्ड या फ्राज यहाँ पर क्यों बोला गया है। मतलब किसी ऐसी चीज़ का या वर्ड का हम लोग नाम ले लेंगे दौरान स्पीकिंग, वाइल स्पीकिंग हम लोग ऐसा वर्ड या इस्तेमाल कर लेंगे जो हम लोग वो मतलब एक टाइप का हम लोग उसको रिलेट कर रहे होते हैं किसी चीज़ के साथ। जैसे मोनालिसा की यहाँ मैंने वर्ड लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पर, मोनालिसा। अगर हम मोनालिसा की पेंटिंग को तो सभी जानते होंगे कि मोनालिसा के फ़लाँ बंदी तुम्हारी स्माइल तो मोनालिसा की तरह है। अब ये हम उसको मोनालिसा की स्माइल के साथ रेफ़रेंस कर रहे हैं कि बड़ी प्यारी स्माइल है तुम्हारी, तो मोनालिसा की तरह तुम्हारी स्माइल है। ये हम उसको मोनालिसा का जो रेफ़रेंस एलूजन पेश कर रहे हैं, ये वर्ड हमने मोनालिसा एलूजन के तौर पे इस्तेमाल किया है। और या कोई पढ़ाकू बच्चा है बहुत ज़्यादा, तो उसको हम कहें कि क्या भई तूने पढ़ पढ़ के आइंस्टाइन बनना है। ये वर्ड जो हमने यहाँ पर आइंस्टाइन का इस्तेमाल की, हमने उसको रेफरेंस दिया, एक एलूजन के तौर पर इस्तेमाल किया कि हाँ भाई बस कर दे, तूने क्या आइंस्टाइन बनना है पढ़कर। तो ये टर्म जो लिटरेचर के अंदर इस्तेमाल होती है इसको हम एलूजन कहते हैं। होपफुली आप लोग को ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं कि एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आ करेक्टर टॉकिंग टू एन एब्सेंट पर्सन और थिंग। जो एक करेक्टर है ना वो स्टोरी के अंदर अपने इस तरह से बात कर रहा है कि वो एब्सेंट थिंग के बारे में भी बात कर जाता है, कि एब्सेंट थिंग है या कोई पर्सन है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, अपेयर नहीं है, तो हम उसकी भी बात कर जाते हैं, तो वो क्या हो एपोस्ट्रॉफी कंसिडर किया जाता है। जब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बच्चा रूम में जो है वो सोया हुआ है, और सोया हुआ है, उसको क्या पता मेरे पास कौन आया कौन नहीं। अब उसके पास कोई बंदा कोई है, कोई गिफ्ट्स रख गया है, गिफ्ट्स रख के जब बच्चा उठेगा, जब वो देखेगा कि गिफ्ट्स पड़े हैं, तो उसके माइंड के अंदर जो फर्स्ट पर्सन आएगा वो उसकी मॉम आएगा। सपोज कर लेते हैं उसकी मॉम आएगा, तो वो कहेगा कि थैंक यू मॉम, या अपनी माँ का शुक्रिया अदा करेगा। तो
माँ तो अपेयर नहीं है ना, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही उसके पास जिसने गिफ्ट्स रखे हैं। इसको क्या पता किसने गिफ्ट्स रखे, लेकिन इसने ये जो एपोस्ट्रॉफी यहाँ पर यूज़ की है कि वो बच्चे ने कंसिडर कर लिया, समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया कि ये मेरी माँ ने रखा है, तो उसने माँ को थैंक यू बोल दिया। तो ये टर्म जो है एपोस्ट्रॉफी यहाँ पर यूज़ हुई है। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है लिटरेरी टर्म डिवाइस, जो ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स बेसिकली 16th सेंचुरी में जो है इंट्रोड्यूस कराई गई थी। ब्लैंक वर्सेस क्या होते हैं, जिनके अंदर मीटर को जो है फॉलो किया जाता है और राइम को फॉलो नहीं किया जाता। राइम को फॉलो नहीं किया जाता, मीटर को फॉलो किया जाता है। तो ब्लैंक वर्सेस को बहुत ज़्यादा राइटर्स ने अपने वर्क्स के अंदर इस्तेमाल किया था। बेसिक जो राइटर है क्रिस्टोफर मार्लोव, उसने इतना ब्यूटीफुली अपने वर्क्स के अंदर ब्लैंक वर्सेस को यूज़ किया है कि उसके वर्क की पॉपुलैरिटी यही थी। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे कि क्रिस्टोफर मार्लोव की जो ब्लैंक वर्सेस थी उनको हम माइटी लाइन्स भी कहते हैं। अब हम बोलेंगे कि क्रिस्टोफर मार्लोव से पहले भी राइटर्स थे जिन्होंने ब्लैंक वर्सेस को यूज़ किया, लेकिन ये इनकी वजह, ये सिर्फ क्रिस्टोफर मार्लोव की वजह शोहरत क्यों बनी ब्लैंक वर्सेस, इसने ऐसा क्या किस तरीके से ब्लैंक वर्सेस को यूज़ किया। तो इसने जो है एडिड म्यूज़िकल क्वालिटीज़, इसने अपने अंदर जो है वर्क के अंदर ब्लैंक वर्सेस के अंदर म्यूज़िकल क्वालिटीज़ यूज़ किया है और प्लस इमोशनल जो है पावर इसके अंदर यूज़ किया, इसीलिए इसकी ब्लैंक वर्सेस बहुत ब्यूटीफुल बनी। जैसे इसका फेमस वर्क डॉक्टर फास्टस एंड एडवर्ड सेकंड के अंदर इसने यूज़ किया, तो इसकी पॉपुलैरिटी की वजह थे। ना ही सिर्फ क्रिस्टोफर मार्लोव बल्कि शेक्सपियर ने अपने वर्क्स के अंदर, जॉन मिल्टन ने अपनी पैराडाइज लॉस्ट के अंदर ब्लैंक वर्सेस को बहुत ही ब्यूटीफुली यूज़ किया है, और बेन जॉनसन ने अपने वॉल्पोने और एल्केमिस्ट वर्क्स के अंदर भी ब्लैंक वर्सेस का ब्यूटीफुली यूज़ किया है और स्टम की को पॉपुलर किया है। होपफुली आप लोग को ब्लैंक वर्सेस भी अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टर्म जो है बैलेड। बैलेड जो है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बैलेड वर्ड जो है वो बैलेरे से निकला है, जिसका मीनिंग जो है वो टू डांस, मतलब कि ये एक ओरल लिटरेचर के तौर पर इस्तेमाल होता है कि एक ऐसी पोएम, एक ऐसी अपने अंदर एक स्टोरी होती थी जिसको जो है लिखने वाला फिर लिख कर सुनाता था, एक म्यूज़िकली फॉर्म के अंदर सुनाता था ताकि सुनने वाले जो है वो उसको इंजॉय करते थे। और इन्जॉय करते करते डांस करते थे। बैलेड की दो टाइप्स हैं, पॉपुलर बैलेड एंड लिटरेरी बैलेड। और इतना वो एक सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट के तौर पर ना बैलेड को सुनाया जाता था ताकि लोग इंजॉय करें और फिर डांस करें। वो मेंटली रिलैक्सेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल करते थे। और बैलेड की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं कि ये कि शॉर्ट स्टोरी इन पोएम, ये एक पोएम की फॉर्म में लिखी जाती है, मतलब एक एक स्टोरी होती है वो पोएम की फॉर्म में लिखी जाती है ताकि हम उसको पढ़ के सुना सकें और सुनने वाला उसको इंजॉय करता रहे। और सेकंड है कि ये ड्रामेटिक नरेशन के अंदर लिखी जाती है। थर्ड है म्यूज़िकल वे में लिखी जाती है ताकि म्यूज़िकल वे में हम इसको गुनगुना सकें और सुनने वाला एंजॉय कर सके। इसके अंदर भी रिपीटिशन ऑफ लाइंस और वर्ड्स यानी अलिट्रेशन का इस्तेमाल होता है, और इसके अंदर जो है ना क्वेश्चन आंसरिंग मेथड जो है ना इस्तेमाल होता है। ये राइटर जो है वो क्वेश्चंस करता है और साथ में सवाल भी करता है और ख़ुद भी उसका जवाब दे सकता है। और ये मेडाइवल और ओल्ड एटमॉस्फेयर, इसकी ब्यूटीफुल जो करैक्टरिस्टिक्स है ना, ये मतलब कि ओल्ड एटमॉस्फेयर, यहाँ पर एक थोड़ा पुराने टाइप का एटमॉस्फेयर, एक थोड़ा हिस्टोरिकल बना के ना पेश किया ताकि सुनने वाले इसको एंजॉय कर सकें। और इसकी बेस्ट करैक्टरिस्टिक ये है कि सिंपल फॉर्म में, यानी कि जो हेरर है ना, कोई भी सुनने वाला है, वो ईजिली जो है ना बैलेड को समझ सके, उसको एंजॉय कर सकते और उसको डांस, उस पर डांस कर सके। और बैलेड की जो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर है कि जॉन कीट्स के ला बैले डांस सन्स मर्सी, इसका जो है बेस्ट बैलेड कंसिडर किया जाता है जॉन कीट का, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इसको सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट भी हम कह सकते हैं कि बैलेड को ओरल लिटरेचर के तौर पर, मतलब राइटर लिखते थे फिर उसको सुनाते थे ताकि सुनने वाला इंजॉय कर सके और इसको ईजिली जो है एंटरटेनमेंट के तौर पर देख सकें। होपफुली आप लोग को ये सारी लिटरेरी टर्म्स अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। बाकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।